क्या होता है कि पानी जो होता है अचानक आ जाता है और धीरे धीरे पास होता है, जिस वजह से बाढ़ आ जाती है। तो अगर हम यहाँ से बांध बनाए रहेंगे ये वाली, तो पानी को स्टोर करके रखेंगे। इतना बांध होना चाहिए कि भैया 2 महीने पानी को रोक सके। तो जुलाई अगस्त ये बेसिकली बाढ़ का यही सीजन होता है, तो यहाँ से धीरे धीरे आप निकाल सकते हैं। इस पर भी वर्क करना चाहिए। हमारे यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी पर इस तरह के बांध का बहुत अभाव है। किसी भी शहर को बाढ़ से डूबने से बचाने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम करता है एम्बैंकमेंट यानी तटबंध। अब इस तटबंध का कितना फायदा होता है आप अंदाजा लगाइए कि डिब्रूगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उसके किनारे किनारे तटबंध है, तो जहां पूरा आसाम बाढ़ से भयानक त्रस्त है, वहीं डिब्रूगढ़ में स्थिति एकदम खराब नहीं है। ऐसा नहीं है कि डिब्रूगढ़ में बाढ़ नहीं है, लेकिन अपेक्षाकृत वो कंट्रोल में है। तो डिब्रूगढ़ बांध से कैसे बच गया बाढ़ से? तो डिब्रूगढ़ ने क्या किया, अपने चारों ओर न बाढ़ लगा दिया था, एम्बैंकमेंट लगा दिया नदी के किनारे। अब ये एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है इंडिया में कि जो बाढ़ पीड़ित एरिया है वहाँ अधिकारी और ठेकेदार क्या करते हैं, जानबूझ के कच्चे बांध बनाते हैं। नदियों के किनारे बांध कच्चे बनाते हैं। हर साल टूटेगा, हर साल पैसा आएगा, मरम्मत के लिए पैसा आएगा, वो फिर कमाएंगे, फिर ठेकेदार को होगा। ये जानबूझ के करते हैं। बांध जो बनाना है ये एम्बैंकमेंट, इसमें 2 चीज़ का ख्याल रखा जाता है। नदी से सट के आप बांध बनाएंगे तो नदी का पानी उफनेगा, इसको तोड़ देगा। तो आपको ऑलरेडी अंदाजा लगाना चाहिए कि नॉर्मली नदी कितनी बाहर आएगी, उसके बाद बांध को बनाना चाहिए एम्बैंकमेंट। जो भी आप 10-15 किलोमीटर लंबा बनाते हैं इसे मिट्टी लगा के। अब ये मिट्टी का बांध आप बताइए, अगर ये नदी ओवरफ्लो होगी तो इसको छोड़ेगी, तोड़ देगी। और इस एम्बैंकमेंट की सबसे खराबी क्या है, आप लाख किलोमीटर लंबा भी क्यों ना बना दे, एक जगह से जहां टूटा कि पूरा पानी शहर में घुस जाएगा। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि जो पत्थर हैं उनको पत्थर को यहां लगाना चाहिए और उन पत्थरों को जाली में बंद करके रखना चाहिए। एक जाली आती है, जो पटना के स्टूडेंट होंगे वो देखे होंगे, आप जाइएगा NIT घाट पे तो घाट के किनारे जो पत्थर रखा गया है उसे जाली में रखा गया है। जैसे यहाँ देख रहे होंगे सजा के पत्थर को यहाँ जाली में रखा गया है। अब आप बताइए नदी का बहाव कितना भी तेज रहेगा, इन पत्थरों को तो हटा नहीं सकता, वो भी ये जाली में है। तो हम लोग क्या करते हैं, कच्ची ये वाले बना देते हैं और सरकार की ओर से पैसा आता है, इस सब का लूट के वो राजा हो जाते हैं। सरकार भी उतना ध्यान नहीं देती है। तो पब्लिक की भी गलती है ना, पब्लिक भी आवाज उतना नहीं उठा पाती। सोचो बाढ़ पीड़ित एरिया में चुनाव के समय नेता को घुसने नहीं देना चाहिए था वहां पर, कि बाढ़ कैसे आ जाता है। जब तक यहाँ बाढ़ जिंदा रहेगा कोई नेता को घुसने नहीं देंगे, यहाँ किसी को नहीं घुसने देंगे। यहाँ पे हमारे यहाँ बाढ़ में आके तुम पैसा बांट के चले जाते हो, इससे हमारा परमानेंट इलाज थोड़ी हो सकता है। तो ये जो एम्बैंकमेंट है इनको पत्थर के बनाने चाहिए थे और वो थोड़ी नदी से दूरी पर, और इसका प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए। मई के महीने में ही पूरी तरह से मेंटेनेंस हो जाना चाहिए, कहीं से खुला तो नहीं है, जिस वजह से नदी का धार सीधे निकल जाएगा। और एक जो सबसे बड़ा उपाय है जिस पे गवर्नमेंट नहीं ध्यान दे रही है वो डबल लॉस कर रही है। कैसे? मान लिया कि ये नदी है, हमने यहाँ एम्बैंकमेंट भी बना दिया, यहाँ भी बना दिया, लेकिन नदी में जो 2 मिलियन टन पर डे कचरा आ रहा है, ये कचड़वा कहाँ जाएगा भाई? ये तो इसी में रहेगा ना कचरा वहाँ पे। इस कचरा की वजह से नदी का लेवल जो है वो यहाँ हो जाएगा। अब पानी जेन्युइन है कि इधर फ्लो करेगा। तो इस पे क्या करना चाहिए, इस कचड़े को हटाने के लिए एक जहाज आती है, डोजर बोलते हैं उसे। ये क्या करती है, नीचे से कचड़े को उठा के अपने में भर लेती है और जब ये जहाज का पूरा कैपेसिटी भर जाता है तो एक छोटी सी नाव को यहाँ लगा दिया जाता है, ये यहाँ से इसमें गिरा देती है। अब ये क्या है, ये नाव लेके जा सकता है। इससे डबल फायदा क्या होगा कि ये कचरा हट गया, तो इससे देखिए फायदा क्या है कि एक तो बाढ़ की समस्या टल गई, बाढ़ कम आएगा क्योंकि नीचे से जो कचरा हटा है इसमें अब पानी आ जाएगा, तल बढ़ जाएगा। अब इस कचड़े को हर 5 से 10 किलोमीटर पे एक डंपिंग सेंटर बनाना चाहिए। मई जून के महीने में इन नाव को पूरा रेगुलर घुमाते रहिए, 10-10 किलोमीटर पे बांट दीजिए कि भाई 10 किलोमीटर इस नाव का एरिया, 10 किलोमीटर दिन भर में चल ही सकता है वो। और वो क्या करेगा, हर 5-10 किलोमीटर पे एक डंपिंग सेंटर बना देगा जहां उस मिट्टी को वो रख सके ताकि नदी फ्लो हो सके। इसका जो दूसरा फायदा, एक तो बाढ़ से बच गए, दूसरा फायदा समझिए कि ये जो मिट्टी है, इन मिट्टी का हम यूज कैसे कर सकते हैं कि हम इसे या तो चिमनी वाले को दे सकते हैं या तो जो जमीन गड्ढा है उसे भरने के लिए दे सकते हैं। चिमनी वाला ईंटा बनाने के लिए क्या करता है, खेती की जमीन को लेता है। अब आप बताइए कि हमारे यहाँ हर साल घर बनते हैं लेकिन जमीन तो बढ़ नहीं रही है, तो ये चिमनी वाले भाई साहब लोग एक मोटा पैसा देते हैं किसान को ताकि वहाँ की मिट्टी को वो निकाल सके। तो क्या करना चाहिए, इस एरिया में जो 7 सिस्टर पूर्वोत्तर राज्य है, असम वगैरह एरिया, वह हर 8-10 किलोमीटर पे आपको चिमनी मिल ही जाएगा ये वाला। तो उनको कहना चाहिए कि भैया आप मिट्टी उठाइएगा, यहाँ से फ्री में मिट्टी ले जाइए। इससे क्या फायदा होगा कि इनको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा तो आएगा वहाँ से मिट्टी को ले आने के लिए, लेकिन इनका वो तो पैसा
बच जाएगा जो ये किसान को देते थे वहाँ उनकी मिट्टी काटने के लिए, किसान का खेत भी बच जाएगा, वहाँ से पैदावार ज़्यादा हो जाएगा। तो ये तो दूसरा फायदा हो गया ये हर 5-10 किलोमीटर पे डंपिंग सेंटर बनाने से। और जो सबसे बड़ा फायदा होगा इस डोजर जहाज चलाने से वो ये होगा कि हमारी नदियाँ गहरी हो जाएंगी, तो हम उस पर अपनी नदियों पर ट्रांसपोर्ट के लिए जहाजें ले जा सकते हैं। ये छोटे साइज की होती है नदियों पर चलने वाली जहाज, ये क्या होती हैं 8 से 10 ट्रक सामान लोड कर लेती हैं। अब इससे देखिए हमारी जो ट्रैफिक है उस पर बोझ कम होगा, और जो ये नदियों से लाने वाला जो भाड़ा होता है वो सड़क से 10 गुना सस्ता होता है। अब जो नारियल पानी हम लोग पीते हैं पटना में, वो केरला में मिलता है 10 रुपए का। केरला से एक ट्रक अगर पटना आता है तो 1 लाख रुपया वो किराया लेता है। अब आप बताइए कोई व्यापारी है जो नारियल पानी मंगा रहा है, वो तो केरला में खरीदा है 10 रुपये के हिसाब से, अब जब पटना लाएगा तो 1 लाख रुपया किराया दिया है वो ट्रक का, आपको 10 रुपये में देगा? नहीं देगा। तो गरीब आदमी सोचता है कभी हम भी नारियल पानी पीते। इसमें उस गरीब की कोई गलती नहीं है, ना ही उस व्यापारी की गलती है। गलती है तो हमारे नीति निर्देशकों की गलती है, जो नीति बनाते समय ऐसी नीति नहीं बनाते हैं जो अगले 1000 साल तक सक्सेस हो सके। हमें अपने नदियों पर यह नीति बनानी पड़ेगी कि अगले 1000 साल तक बाढ़ नहीं आना चाहिए। तो हम लोग क्या नीति बनाते हैं, इस बार बाढ़ में कैसे बचाएंगे, रे चोट्टा कहीं के तो बाढ़ में बचाएगा, यहाँ 1000 साल तक का नीति बना के चलो। इससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन। अब बताइए दिल्ली में अगर कोई सामान अगर आप दिल्ली से पटना मंगाते हैं तो 70,000 रुपये आप किराया देंगे। अगर नदियों को गहरा करेंगे तो यमुना जी में आप उसको नदी के माध्यम से ले आइए, वो इलाहाबाद आ जाएगा, वहाँ से गंगा के रास्ते पटना में आ जाएगा। वहाँ पे इससे आपका 15,000 के आसपास में रेंट से आ सकता है उतना किराया से, क्योंकि पानी वाली जहाज का किराया ज़्यादा नहीं लगता है और ये आराम से ले आ सकते हैं यहाँ पर। तो हम लोग तो इससे 3 फायदा कर सकते हैं, हम 2 ही बोल रहे थे आपको। तो गवर्नमेंट को ये सब नीति बनानी चाहिए ताकि अगले 1000 साल तक के लिए हम इस नीति को बना सकें। नदियां गहरी होने से एक और फायदा क्या होगा कि ऊपर का कचरा जो साइड में जमा हो जाता था उसको तो छान लेंगे हम लोग, जो बीच का कचरा है वो जब नीचे निकलेगा तो समुद्र के किनारे जब नदियां आके मिलती हैं तो यहाँ पर जो कचरे जमा हो जाते हैं इसको साइड में आप देखिए ये एक्स्ट्रा जमीन हो गया। ये एक्स्ट्रा जमीन कहाँ से आया है, वही जो कचरा है उसको साइड में लगा दिए। इससे क्या होगा, यहाँ पर हम कछुआ पालन कर सकते हैं, मत्स्य पालन कर सकते हैं, कुछ नहीं तो यहाँ आप इसे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना सकते हैं। यहाँ पे आप बढ़िया से समुद्री जीव जंतुओं को रहने के लिए आप आश्रय बना सकते हैं ताकि वो यहाँ पे आप इसे बना सकें। ये आपको एक एक्स्ट्रा जमीन मिल रही है, लेकिन ये एक्स्ट्रा जमीन का फायदा आपको लेना चाहिए तब। लेकिन आप क्या करते हैं कि हम लोग ये जो मिट्टी यहाँ समुद्र में आके गिरा है वो हमारे वहीं पे इधर उधर फैल जाता है, जिससे बाढ़ आता है, मिट्टी का भी यूज नहीं हो पाता है। तो ये नीति रखनी चाहिए कि हमें अपना कोस्टल एरिया इससे बढ़ जाए ताकि वो कचरा सीधे समुद्र में जाए, हमारे जो तटीय एरिया है उन्हें वो बढ़ा सके। सबसे जरूरी और क्या उपाय होना चाहिए कि इसमें इसरो को क्या करना चाहिए, एक डेडिकेटेड सैटेलाइट होनी चाहिए जो इस बात का प्रॉपर डाटा इकट्ठा करे कि जो 200 किलोमीटर दूर नदी है उसका फ्लो कितना है और आगे बता सके। और एक एप्लीकेशन होना चाहिए, जैसे आपको सड़क जाम लगी है तुरंत पता चल जाता है, न्यूज तुरंत पता चल जाती है, वैसे बाढ़ का तुरंत पता रखना चाहिए और तुरंत एरिया को बता देना चाहिए कि भैया ये वाला एरिया इस बार थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पर मत जाइएगा, यहाँ बाढ़ आने की संभावना ज्यादा है। उड़ीसा ऐसा स्टेट है जहां हमेशा चक्रवात आते हैं, लेकिन उड़ीसा इस बारे में बहुत बेहतरीन काम किया है। उड़ीसा हर चक्रवात से पहले वहां पर अपनी चेतावनी जारी कर देता है, जिस वजह से वो ह्यूमन का जो लॉस होता है उसको वो बहुत ही कम कर देता है। वो चक्रवात को रोकता नहीं है, लेकिन जो जनहानि है उसे बेहतरीन ढंग से बना लेता है। हम लोग बिहार वालों को और पूर्वोत्तर राज्य वालों को उड़ीसा से सीखना चाहिए, जो इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद अपने लोगों का ध्यान रखता है। वो मरते हुए नहीं छोड़ता है हमारे बिहार और पूर्वोत्तर राज्य असम के गवर्नमेंट की तरह कि भाई आप यहाँ पे हर साल बाढ़ का इंतजार करते हैं। जिस तरह से चुनाव आता है तो चुनाव के समय आप देखिएगा ना, बूथ लगा दिया जाता है कि जिसका जिसका वोटर कार्ड नहीं है आके बनवा लो। उसी तरह बाढ़ से पहले गवर्नमेंट को ये लाइफ जैकेट का बूथ लगाना चाहिए कि जिसके पास नहीं है यहाँ से ले लीजिए, और इसको सब्सिडाइज राइट में बेचना चाहिए ताकि गरीब से गरीब भी व्यक्ति से खरीद सके, क्योंकि ये शौक और आराम की चीज नहीं है, ये जीवन बचाने के लिए जरूरी है। तो गवर्नमेंट ना सैटेलाइट डेडिकेट करती है, ना पूरी तरह से उसकी सूचना जारी करती है। आने के बाद लोगों को पता चलता है, सुबह उठे तो देखे भाई साहब बाढ़ आ गया है यहाँ पर। बहुत बार तो ऐसा होता है कि लोग अपने जानवरों को खूंटा में बांधे रहते हैं और बाढ़ आ जाता है, बेचारे डूब के मर जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट को इस पर डिसीजन लेना चाहिए, ये सारी टेक्नोलॉजी किस दिन के लिए है। हम लोगों ने क्या किया, पूर्वोत्तर राज्य के लिए वहां हम नेचुरल ब्यूटी के लिए गए, लेकिन जब नेचुरल डिजास्टर आया हम सब भाग आए। तो हम सब इसके लिए गुनहगार हैं। असम के लोगों के लिए हम गुनहगार हैं। हम लोग वहां पर केवल नेचुरल ब्यूटी, वहां पर जो मनोहर दृश्य होते हैं, जो झरने होते हैं, जो पहाड़ियां होते हैं, उससे तो देखने जाते हैं, लेकिन यहाँ कौन जाएगा। यहाँ के लिए हम लोग अन्याय नहीं कर रहे हैं। मुंबई में थोड़ी सी बारिश हो जाती है, घुटना तक पानी लग जाता है, तो ये नेशनल मीडिया कवर करती है कि मुंबई में पानी लग गया यहाँ पर। अरे भाई साहब, हम लोग 100
सौतेलापन व्यवहार कर रहे हैं पूर्वोत्तर राज्य वालों के साथ। जो हमारे यहाँ मुंबई में सड़कें ठीक रहेंगी, दिल्ली में एकदम एक नंबर सड़कें बनाई जाएगी, लेकिन ये भी तो हम ही लोग का एरिया है, असम पूर्वोत्तर राज्य हम लोग का नहीं है, लेकिन हम लोग उसके साथ क्या करते हैं, सौतेलापन व्यवहार करते हैं। हम गुनहगार हैं इन लोगों के लिए। अगर आपके पास भी कोई सुझाव है जिससे कि आप बाढ़ को रोक सकते हैं तो उसे कमेंट करके बताएंगे। क्या आपको लगता है कि अगर गवर्नमेंट ये सब सारे काम करे तो क्या इससे बाढ़ को कंट्रोल किया जा सकता है? आप ये सोचते होंगे कि ये सब काम में बहुत ज्यादा खर्च आएगा। भाई साहब, पूर्वोत्तर राज्य में अब तक 32,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं केवल राहत काम के लिए। अगर गवर्नमेंट इन सब चीजों पर काम करती, इस सारे टेक्नोलॉजी को लाने में करती, रिजर्वायर बनाती, बांध बनाती, तो 32,000 करोड़ से कम पैसे में ही ये एक परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता था। लेकिन गवर्नमेंट अभी भी इस चीज पर ध्यान नहीं दे रही है। अगर आप भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट एक ठोस कदम उठाए, इस टेक्नोलॉजी को लाए, तो इस वीडियो को कम से कम वहां तक पहुंचाइए जो इससे संबंधित मंत्रालय है, जो अधिकारी हैं, ताकि वो सजग हों और इन लोगों के अगले साल या 2-3 साल के अंदर इतना जबरदस्त एक्शन लिया जाए कि अगले 100 साल तक हम बाढ़ से मुक्त हो सके। आई होप आप समझ गए होंगे इसे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।